नमस्कार। कभी सोचा है कि जब किसी फैक्ट्री या ऑफिस में अचानक ताला लग जाए या हड़ताल हो जाए तो क्या होता है? ऐसी अफरा-तफरी में कौन सही है कौन गलत, इसका फैसला आखिर कैसे होता है? खैर, इस उलझन को सुलझाने के लिए और वर्कप्लेस पर शांति बनाए रखने के लिए हमारे पास एक अल्टीमेट रूल बुक है, जिसे औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 कहा जाता है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस कानून की गहराइयों में चलते हैं और समझते हैं कि ये पूरी व्यवस्था काम कैसे करती है। इस पूरे एक्सप्लेनर में हम इस जटिल कानून को 6 आसान हिस्सों में डिकोड करेंगे। कानून के बेसिक परिचय से शुरू करके हम इसकी परिभाषाएं, विवाद सुलझाने के तरीके, हड़ताल, छटनी और आखिर में सजा के प्रावधानों पर बात करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले बात करते हैं भाग 1 की, कानून का परिचय। देखिए, कोई भी सिस्टम बिना रूल्स के नहीं चल सकता। वर्कप्लेस भी एक तरह का मैदानी है। इस कानून की शुरुआत में ही साफ साफ लिखा है कि ये औद्योगिक विवादों की जांच और निपटारे के लिए बनाया गया है। इसका मतलब है कि इस कानून का मकसद सिर्फ नियम तोड़ने पर सजा देना नहीं है, बल्कि गहराई से जांच करके मामले को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाना है। असल में ये कानून एम्प्लॉयर और कर्मचारियों के बीच एक बैलेंस बनाने का काम करता है। इसके मेन गोल्स बहुत क्लियर हैं। विवादों की जांच करना, वर्कप्लेस पर एक अच्छा माहौल या सद्भाव बनाए रखना और रोजगार की शर्तों को बिल्कुल स्पष्ट रखना, ताकि आगे चलकर किसी बात पर कोई कंफ्यूजन ना हो। आगे बढ़ते हैं भाग 2 पर, मुख्य परिभाषाएं। कानून की भाषा बड़ी पक्की होती है। नियम किस पर लागू होंगे और किस पर नहीं, ये पहले ही तय हो जाता है। इसलिए सबसे पहले बात करते हैं उद्योग यानी इंडस्ट्री की। इसमें सिर्फ बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां ही नहीं आती। कोई भी व्यापार, उपक्रम, निर्माण या यहाँ तक कि कोई हैंडीक्राफ्ट का काम भी उद्योग के दायरे में आता है। ये दायरा काफी बड़ा रखा गया है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसके कवर में आ सकें। अब सवाल है कि कानूनी तौर पर कामगार या वर्कमैन कौन है? कोई भी इंसान जो मजदूरी के लिए मैनुअल, स्किल्ड, अनस्किल्ड, टेक्निकल या क्लेरिकल काम के लिए रखा गया है, वो वर्कमैन है। लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, जैसे एयरफोर्स या पुलिस के लोग या फिर मैनेजमेंट में काम कर रहे लोग। और हाँ, वो सुपरवाइजर्स जिनकी सैलरी 1600 रुपये प्रति माह से ज्यादा है, जो कि 1947 के मूल एक्ट में तय हुआ था, उन्हें भी इस परिभाषा से बाहर रखा गया है। और जब इन्हीं मालिकों और कामगारों के बीच रोजगार की शर्तों या काम की परिस्थितियों को लेकर ठन जाती है, तो उसे औद्योगिक विवाद कहा जाता है। ये कोई आपसी या पर्सनल लड़ाई नहीं है, बल्कि ये पूरी तरह से सिस्टम और नौकरी से जुड़े मुद्दों पर होने वाला एक वैधानिक विवाद है। अब आते हैं भाग 3 पर, विवाद सुलझाने की प्रक्रिया। जब वर्कप्लेस पर माहौल गर्म हो जाए तो सुलह के लिए कोई रेफरी तो चाहिए ना। इस कानून ने इसके लिए पूरी एक मशीनरी तैयार की है। वर्क्स कमेटी से लेकर सीधे नेशनल ट्रिब्यूनल तक हर तरह के और हर लेवल के विवाद के लिए एक अलग अथॉरिटी बनाई गई है। ये सब एक सीढ़ी की तरह काम करता है। लेवल 1 पर होती है वर्क्स कमेटी, जहां 100 से ज्यादा वर्कर वाले कारखानों में आमने सामने बैठकर बात सुलझाने की कोशिश होती है। बात ना बने तो लेवल 2 पर एंट्री होती है सुलह अधिकारी यानी मीडिएटर की, और अगर वहां भी हल ना निकले तो आखिरकार मामला सीधा श्रम न्यायालय या ट्रिब्यूनल के पास कानूनी और फाइनल फैसले के लिए जाता है। चलिए, अब भाग 4 की तरफ चलते हैं, हड़ताल और लॉकआउट। अब बात करते हैं वर्कप्लेस के सबसे ड्रामेटिक एक्शन की। जब बातचीत के सारे रास्ते बंद हो जाएं, तो यही वो कदम है जो आखिरी हथियार के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। ये दोनों असल में एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर कामगार अपनी मांग मनवाने के लिए एक साथ काम रोक दें, तो वो हड़ताल है। इसके उलट जब मालिक खुद फैक्ट्री का दरवाजा अस्थायी रूप से बंद कर दे और काम देने से मना कर दे, तो उसे लॉकआउट कहते हैं। पर यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, क्या जब मर्जी तब हड़ताल या लॉकआउट किया जा सकता है? ये एक्शंस आखिर कब अपनी कानूनी सीमा पार करके गैर कानूनी बन जाते हैं? इसका सीधा सा जवाब है कि टाइमिंग और प्रोसेस सबसे जरूरी है। जैसे रेलवे, पानी या बिजली जैसी पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज में बिना 14 दिन का एडवांस नोटिस दिए काम रोकना बिल्कुल गैर कानूनी है। इसके अलावा अगर सुलह अधिकारी के पास कार्यवाही चल रही हो या ट्रिब्यूनल में केस पेंडिंग हो या फिर कोई सेटलमेंट पहले से लागू हो, तो उस दौरान हड़ताल या लॉकआउट करना सख्त मना है। अब आते हैं भाग 5 पर, छटनी और ले ऑफ। ये हिस्सा थोड़ा ज्यादा सेंसिटिव है, नौकरी का जाना। ले ऑफ और छटनी में फर्क समझना बहुत जरूरी है।
मान लीजिए फैक्ट्री में कच्चा माल या कोयला खत्म हो गया है और मालिक काम देने में लाचार है, तो ये ले ऑफ है, जो कि टेम्परेरी होता है। लेकिन छटनी या रिट्रेंचमेंट का मतलब है किसी को परमानेंटली निकाल देना। बस शर्त यह है कि उसे किसी अनुशासनात्मक कार्रवाई या सजा के तौर पर न निकाला गया हो। ऐसे मामलों में मुआवजे का नियम बहुत सॉलिड है। कानून कहता है कि अगर किसी वर्कर को ले ऑफ किया गया है तो उसे उसकी बेसिक सैलरी का कम से कम 50% हिस्सा मिलना ही चाहिए। और अगर छटनी हुई है तो वर्कर ने जितने साल लगातार काम किया है, हर एक साल के बदले 15 दिन की एवरेज सैलरी देना कंपलसरी है। ये रूल बहुत अहम है क्योंकि ये किसी को भी रातों रात होने वाले फाइनेंशियल क्राइसिस से बचाता है। और अब हमारा आखिरी हिस्सा, भाग 6, गैर कानूनी काम और सजा। रूल्स बनाने का क्या फायदा अगर उन्हें तोड़ने पर कोई एक्शन ना हो। इस एक्ट की 5वीं अनुसूची में अनुचित श्रम प्रथाओं की एक पूरी लिस्ट है और ये बिल्कुल निष्पक्ष है। अगर मालिक किसी वर्कर को ट्रेड यूनियन से जुड़ने पर निकालने की धमकी दे या उसे झूठे केस में फंसाए तो वो गलत है। वहीं दूसरी तरफ अगर कामगार खुद कोई अवैध हड़ताल भड़काएं या हिंसा करें तो वो भी उतना ही गलत माना जाता है। और अगर कोई ये नियम तोड़ता है तो सजा के प्रावधान काफी कड़े हैं। गैर कानूनी हड़ताल करने पर 1 महीने तक की जेल या 50 रुपए का जुर्माना हो सकता है। गैर कानूनी लॉकआउट पर भी 1 महीने की जेल और 1000 रुपए का फाइन है। और अगर बिना नोटिस दिए पूरी की पूरी इंडस्ट्री ही बंद कर दी तो सीधा 6 महीने तक की जेल और 5000 रुपए का जुर्माना। मतलब साफ है, इस कानून को हल्के में लेना बहुत भारी पड़ सकता है। तो हमने देखा कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट सिर्फ नियमों की कोई बोरिंग किताब नहीं है, बल्कि वर्कप्लेस पर पावर को बैलेंस करने का एक बेहतरीन टूल है। ये अधिकार भी देता है, जिम्मेदारियां भी तय करता है और शांति बनाए रखने का तरीका भी सिखाता है। लेकिन आखिर में एक सोचने वाली बात रह जाती है, क्या आज के दौर में हमारे वर्कप्लेस सच में अधिकारों और जिम्मेदारियों के इस बैलेंस को पूरी तरह समझ पा रहे हैं? इस पर जरूर विचार किया जाना चाहिए। इस एक्सप्लेनर में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।